राम राम भाई सारे ने के ढंग से उम्मीद से सारे बढ़िया होंगे, काचे काट रहे होंगे। तो भाई वीडियो तो तुम देखने लग रहे हो। आज हम अपनी बाइक का करेंगे ओनरशिप रिव्यू। ये भी आज जो वीडियो होने वाली है ना, यार 4 सेक्शन में है। सबसे पहले इसके ओवरव्यू की बात करेंगे, अपन ने कद ली थी, टोटल कितनी चाल की, कितने की पड़ी, ठीक है, और के हिसाब किताब इसका चल रहा है फिलहाल। उसके बाद से दूसरे सेक्शन में इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे। मतलब हमने जितना भी टाइम हो लिया इब तक का मेरा एक्सपीरियंस के रहा है, पॉजिटिव पॉइंट के हैं। और तीसरे सेक्शन में बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट की, जो अभी तक मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ। चौथे में बात करेंगे इसकी माइलेज की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आप सभी लोग जानना चाहोगे भाई, अगर हम या क्लासिक 350 लेवे है तो इसका माइलेज कितना हमने मिलेगा, सर्विस टू सर्विस, मतलब ओवरऑल कितना माइलेज इसका रहा है। और उसके बाद से लास्ट में मैं अपना इसका कंक्लूजन दूंगा भाई हमने यह बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें हाल फिलहाल में एक दिक्कत सी आ रही है, तो वह क्या दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, छोटी दिक्कत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यो पूरी वीडियो का सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो ने करें है शुरू। सबसे पहले बात करें भाई इसके ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू ना मतलब सबसे पहले बात करें अपन ने यह कद ली थी। तो भाई फिलहाल चल रहा है मई 2024 और अपन ने यह ली थी 21 फरवरी 2023 ने। तो मोटा मोटा बताऊं 1 साल 3 महीने इसने हो गए हैं, ठीक है। और अपन ने यह ली थी 2,55,000 में, या अपन ने ऑन रोड पड़ी थी, अपन ने थोड़ी सी ईएमआई कराई थी, मतलब फुल कैश पे नहीं थी, डाउन पेमेंट देके थोड़ी सी ईएमआई पे कराई थी। तो मोटा मोटा 2.25 लाख की अपन यह पड़ गई ईएमआई पे। बट अगर उतना बात करें कैश लेते तो 2,55,000 की अपन यह ऑन रोड पड़नी थी। और मैं बात करूं फिलहाल या टोटल 1 साल 3 महीने में टोटल चाल कितनी ली, तो एक बार आजा इसके किलोमीटर दिखा दे। तो भाई देख लो ईब ताई कुल यह चाल ली है 10,877.4 किलोमीटर, टोटल इतनी चाल ली है, ठीक है, 1 साल 3 महीने में। तो ईब हम अपना जो 1 साल 3 महीने का था ओवरव्यू देने वाला, कितने में ली, कितनी पड़ी और कितनी चाली, वो था बता दी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो जो सबसे सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट मैंने लगा है, इसमें जो पुरानी वाली बुलेट आया करती ना, या जो क्लासिक आया करती, उसमें तो हमने देखा होगा सिंगल फ्रेम आया करता चेसी का। लेकिन ये जो नई वाली है अपनी क्लासिक 350 स्टील ब्लैक रिबॉर्न जिसने कहा है, इसमें डुअल फ्रेम वाली चेसीज आओ है। तो उसकी वजह से है ना, इस पे हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो जाए, इस पे कंट्रोल बहुत बढ़िया हो जाए। और जो पुरानी वाली आया करती उनमें सिंगल फ्रेम आया करता, तो कितने ना पकड़ती आनी, चलाती आनी, कॉन्फिडेंस लूज होया करता। बट जो इसमें मैं बात करूं, हाई स्पीड पे जा रहे तो भी बढ़िया कॉन्फिडेंस आवे। और ईब तो इतना हो गया, जो स्टैंडर्ड आओ है अपनी, जो नई वाली स्टैंडर्ड है, उसमें भी डुअल फ्रेम चेसिस देने लगे। तो उसका एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट मैंने लगा है कि कॉन्फिडेंस भी आपका रहा है और बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है। पुरानी वाली हमें दिक्कत रह करती, उनकी चेसिस आगे से टूट जाया करती सिंगल फ्रेम की वजह से, बट इसमें वो दिक्कत भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया पॉइंट तो इसका वो। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूं, वो इससे तो रिलेटेड है, चेसिस से रिलेटेड, क्योंकि डुअल फ्रेम वाली चेसिस है तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा है। तो हाई स्पीड पे भी कोई मतलब कॉन्फिडेंस लूज वाली बात नहीं रहा है। मैंने यार 100 पे भी चलाई है, जो इसकी मैक्सिमम 120 तक जा है, इससे ज्यादा जाती गुण है, तो 120 पे भी लेके गया हूँ। 120 पे भी जब इसने चलाऊ ना, तो वो वाइब्रेशन वाली नहीं रहा, बिल्कुल स्टेबल रहा। मतलब नू समझो हाथ छोड़ के चलाओ ना तो भी थारी बाइक में वाइब्रेशन नहीं रहेगी। तो वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। और जो पुरानी वाली सिंगल फ्रेम वाली आया करती, उसमें आप देखो 100 तो ऊपर, 100 तो छोड़ दो, 80 तो ऊपर जाती है, वाइब्रेशन बहुत तगड़ी होया करती। तो दूसरा पॉइंट इसका यो मैंने लगा 1 साल के भीतर, 1 साल 3 महीने में जितनी भी चलाई, इसका जो हैंडलिंग है, इसकी जो बिल्ड पावर है, इसके ऊपर बैठ के चलाने का जो कॉन्फिडेंस आवे, चाहे 100 पे हो 120 पे हो, मतलब कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट जिससे मैं सबसे ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड हूँ, वो है भाई इसके ब्रेक। अब इस वाली में जो अपनी है या मेरी जो है, इसमें आवे है डुअल चैनल एबीएस डिस्क ब्रेक। तो आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है और एबीएस डिस्क ब्रेक है। तो अपनी जो राइड है ना, मेरी जो राइड क्वालिटी थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहती, बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल भी नहीं रहती, मतलब थोड़ा सा मैं अग्रेसिव चलाऊ हूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ा सा 80-90 पे चलाऊ हूँ। और उस टाइम पे कई बार, इस टाइम पीरियड के दौरान 1 साल 3 महीने के बाद कई बार ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे मैंने बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े, और जब भी ब्रेक लगाए तो भाई बाइक ने हमेशा वहां पर साथ दिया, वहीं की वहीं रुक जा है। एबीएस का फायदा यो है। तो भाई अगर मैं बात करूं इस पॉइंट ने मैं पहले पॉइंट तभी ऊपर रख दूं कि ब्रेक जो है 1 नंबर है। सबसे ज्यादा सेटिस्फाई मैं इसके ब्रेक तक हूँ। जो इसके एबीएस ब्रेक हैं वो 1 नंबर के हैं, जी सा आ जाए चलान में, और मतलब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाए। मैंने पता है अगर भाई कोई दिक्कत आई, इमरजेंसी हुई,
मेरी गलती ना हुई, अगला कोई आ रहा है उसकी गलती तभी ब्रेक मारने पड़े, तो जैसे मैं ब्रेक मारूंगा गाड़ी उठ की उठ रुक जाएगी। तीसरा पॉइंट तो था भाई यो। चौथा पॉइंट में बात करूं भाई, इसका जो डिजिटल मीटर दे दिया है कंपनी ने। पहला इसमें डिजिटल मीटर ना आएगा था, वो अपना जो वो पुराना वाला है ना एनालॉग मीटर वो आएगा था, बट इसमें डिजिटल मीटर आने लग गया। उस तय भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, उसमें आपने टाइम देखने मिल जाए, आप अपना टाइम सेट कर सको। उसमें आपने पूरा ऑडोमीटर मिल जाए है, टोटल कितनी आपकी बाइक अभी तक चली है, हालांकि पिछली में भी आएगा था, लेकिन जो उसका अलग है इसमें भाई ट्रिप मिल जाए, आपने ट्रिप ए मिल जाए है, ट्रिप बी मिल जाए है। और उस तभी सब तगड़ी बात जो लोगों की कंप्लेंट रह करती भाई इसमें तेल खत्म हो जाए तो तेल बेरा ना पाता है, तो इसमें भाई प्रॉपर फ्यूल गेज मिल जाए है, जिसमें हमने 7 से 8 पॉइंट का वो फ्यूल गेज मिला है, जहाँ पे ट्रिप एफ यानी आपका फ्यूल लो है तो ट्रिप एफ पे भी लग जाए। तो पूरा मतलब एक डिजिटल मीटर देके आपकी जो फ्यूल एंजाइटी है वह खत्म हो जाए, फ्यूल गेज की वजह से आप टाइम सेट कर सको, ट्रिप लगा सको, ऑडोमीटर लगा सको, तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब पांचवा और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं भाई, इसकी जो है कुशन। देखो इसके शॉकर हैं उसके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन जो इसका कंफर्ट है ना, जो इसकी सीट है, चाहे वो राइडर की सीट हो चाहे वो पिलियन की सीट हो, दोनों में एक नंबर का मजा है। मतलब इस पे बैठ के मैं 100 किलोमीटर भी एक बारी में 100 किलोमीटर तक की भी राइड करी है, लेकिन इस पे बैठ के इसका कुशन इतना बढ़िया है दोनों सीट का, आगे का भी पीछे का भी, मतलब आपने कंफर्ट नहीं होगा। एक है ना बाइक ने 30 किलोमीटर चलाओ 15 किलोमीटर चलाओ तो कमर में दर्द होने लग जाए, बट इसमें वो वाली बात मैंने अभी तक फेस नहीं करी है। तो पांचवा पॉइंट मैं इसमें ये दूंगा। तो भाई कुल मिला के ये इसके 5 सब तय पॉजिटिव पॉइंट मन लगे। और जो छुटर मुटर है भाई, इसमें जो चार्जिंग का भी अभी ऑप्शन आ जाए है, और ब्रेक बढ़िया है, मिरर इसका जो बाकी सारे जो फीचर वगैरह है वो तो ओवरव्यू है, वो ओवरव्यू वाली वीडियो में बना रखी है, तो वो जाके हम देख लियो चैनल पे। बेसिकली ये मेरा ओनरशिप रिव्यू है, जो मेरे बेस्ट 5 पॉजिटिव पॉइंट है वे था इस वीडियो में बताए हैं। तो भाई ये बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, मैं था तो नू तो कहूँगा नहीं कि भाई ये बाइक मन ने ले रखी है तो मैं इसकी सारी पॉजिटिव बताऊँ। हर चीज़ की कुछ अच्छाई भी हो कुछ बुराई भी हुई, तो इसकी जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट ही, बाकी छुटर मुटर आती के रहे। वे शुरू में जब नई थी ना तब आई थी। एक तो वो जो ब्रेक पैड वाली आवाज़ है ना, जब नई हो है शुरू के 500 किलोमीटर में थारे पीछे वाले ब्रेक पैड काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, तो वो जैसे पहली दूसरी सर्विस में ब्रेक पैड चेंज हुए थे तो वो चली गई थी, उसका पाछा आज तक ना आई। तो वह थी। अरे एक मेरी बैटरी की दिक्कत थी, तो वो तो किसी के साथ तो है, मेरी इसकी बैटरी ख़राब थी तो सर्विस वारंटी में थी तो बैटरी चेंज कर दी थी, वो तो था जो आलियार वो दोबारा नहीं आया। उसके पाछे ईब जो सब है मोटा नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ भाई, इसके जो डिस्क पैड है ना वे बहुत जल्दी घिसे हैं। ये बाकी थोड़े राइडिंग किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करे हैं, और कौन से ब्रेक आप ज़्यादा यूज़ करो। तो मैं बात करूँ, मैं अपनी गाड़ी में अपनी बाइक में 90% पीछे वाले ब्रेक ज़्यादा यूज़ करा करूँ, आगे वाले बहुत कम मैं दबाया करूँ, मतलब इमरजेंसी हो जिब्बे आगे वाले ब्रेक दबाया करूँ, और पीछे वाले ब्रेक मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो इसके जो ब्रेक पैड है ना वे भाई बहुत जल्दी ख़त्म हुए हैं। अब मान के चलो कितनी चला दी, 10,500 किलोमीटर, 10,500 तो ज़्यादा चला दी, 11,000 किलोमीटर होने वाले हैं। इतने में मैंने इसके कम से कम भी 4 बार पीछे वाले जो डिस्क पैड है ना वे चेंज करा लिए। अरे 2, 2.5 या 3,000 किलोमीटर पर मैंने इसके पीछे के डिस्क पैड चेंज कराने पड़े हैं। हालांकि वो एक मैं नेगेटिव में दूंगा, बेरन कंपनी ने किसी डिस्क पैड बना रखे इतने जल्दी घिस जाए, आगे वाले यूज़ नहीं होते इतने, लेकिन फिर भी आगे वाले मान के चलो 5,000 में आगे वाले 2 बार चेंज कराएं क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पीछे वाले ज़्यादा यूज़ हुए। अभी तक मैं 4 बार चेंज करा चुका हूँ, और जो चौथे वाले कराए थे वे भी कम से कम आधे से ज़्यादा घिस चुके हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट भाई मैंने ये लगा है इसका कि इसके डिस्क पैड बहुत जल्दी घिसे हैं। दूसरे नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो भाई इसकी जो चेन खराब नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ चेन लुब्रिकेशन की। जो इसकी चेन है वह ओपन चेन है, बाकी बाइक का मैं देखी होगी उसमें चेन पूरी कवर रहे है, तो यह ओपन चेन है तो पानी के कांटेक्ट में भी आओ है, एयर के कांटेक्ट में भी आओ है, तो इसका जो लुब्रिकेशन है, इसका जो ऑयल है वो बहुत जल्दी खत्म हुआ है। तो हर 500 किलोमीटर पर इसका लुब्रिकेशन करना पड़ा है, इसमें ऑयलिंग करनी पड़ा है, तो इसका खातिर एक लुब्रिकेशन ले रखा है 800-900 हज़ार का है, तो वो मैंने लगाना पड़ा है हर 500 किलोमीटर पर, इस पर चेन पर लुब्रिकेशन लगाना पड़ा है, जब जाके थरिया बाइक की चेन ठीक रहे। अगर इस पर लुब्रिकेशन नहीं लगाओगे तो बाइक का जो ऑयल है ना, चेन का जो पूरी चेन सेट का जो ऑयल है वो सूख जाएगा, फिर बाइक पे एयर के कांटेक्ट में आओगी, पानी के कांटेक्ट में आओगी, तो उस पर जंग सी लागन लग जाए। तो जो मेरी
5000 पे सर्विस हुई थी। ये चीज़ मैंने बेरा ना था ना कंपनी वाला ने मेरे तब बताई थी। तो उसमें ये होया था कि जो 5000 पे पहली सर्विस हुई थी ना, जब मेरी जो चेन है ना पूरी जैसे जंग से नहीं लग जाया करे, लाल लाल सी होगी थी, क्योंकि इसका लुब्रिकेशन सारा सूख गया था। फिर उनसे बताई मैंने, तो उनने बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, या ओपन चेन है, एयर के कांटेक्ट में आओ, वाटर के कांटेक्ट में आओ, तो इसका चेन लुब्रिकेशन जल्दी खत्म हो जाए। तो आपने हर 500 किलोमीटर पे या तो किसी लोकल मैकेनिक से करा लो, या फिर आपने खुद लेना पड़ेगा। तो मैंने एक लुब्रिकेशन ले रखा है, वो लेके इसका हर 500 जैसे 500 450 किलोमीटर हो जाए वहाँ पर मैं इसका पूरा एक लुब्रिकेशन करा करूँ, एंड उसके बाद इसका चेन का वो रहे। तो एक मेंटेनेंस में ले लो, मेंटेनेंस में आ जाए कि आपने चेन लुब्रिकेशन करना पड़ेगा और इसके डिस्क पैड चेंज करने पड़ेंगे। तीसरे नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो भाई इसके जो जब आपकी बाइक चले है 2000 3000 या सर्विस पर कराओगे, इसके कुछ ऐसे नट बोल्ट हैं जो ढीले हो जाए। अब यो बेराना है, यो नेगेटिव पॉइंट मेरे साथ है, आपके साथ भी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्योंकि जब भी अभी तक इसकी 3 सर्विस हो चुकी हैं, तो जब भी मैं सर्विस पे लेके जाऊँ तो थोड़ी थोड़ी खन खन सी आवाज़ करे है वे। फिर इसके नट बोल्ट कदे सम गार्ड का, कदे लेग गार्ड का, कदे आगे का, तो नट बोल्ट थोड़े ढीले से हो जाए जब आप चलाओ। बाकी बेराना यो मेरे साथ है, आपके साथ भी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो एक मैंने नेगेटिव पॉइंट लगाया कि हर 3000 किलोमीटर पर 4000 किलोमीटर पर इसके नट बोल्ट थोड़े टाइट से करवाने पड़े हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई नट बोल्ट लिकड़ के इतने भी ढीले ना होते हैं भाई वे लिकड़ के पड़ जाएंगे, बट हाँ थोड़े से लूज हो जाए, जिसकी वजह से खन खन की या ऐसे चेन में आवाज़ आओ है। और इसकी चेन भी थोड़ी, अगर आपने 500 किलोमीटर पे, 500 तो नहीं 1000 किलोमीटर पर 2000 किलोमीटर पर आपने इसकी चेन टाइट करवानी पड़ा है, चेन लूज हो जाए। तो ये 2 चीज़ है जो टोटल तो 4 नेगेटिव पॉइंट हो गए, ये 4 नेगेटिव पॉइंट है। और एक 5वें नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो भाई जो इसमें बढ़िया चीज़ है, फ्यूल गेज दे रखा है, जिसमें आपने पता चला है कि आपका फ्यूल कितना है गाड़ी में, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत बेकार है। कई बार ऐसे हो है कि मेरी बाइक में 3 डंडे रहे हैं पेट्रोल के कि भाई अभी इसमें आधा तेल है, लेकिन 10 मिनट बाद है वो 3 तक कति 1 हो जाए, फिर उसने थोड़ी देर खड़ी करो, दोबारा स्टार्ट करूँ तो वो फिर 3 हो जाए, कदे फिर वो 1 हो जाए। तो जो इसका फ्यूल गेज है वो एक्यूरेट नहीं है। ये बात सर्विस सेंटर आ रहे थे भी कही थी, तो बोले भाई इसका ऐसा ही है, ऐसे काम करे है। तो मैं को ठीक है भाई, ऐसे काम करता होगा। तो भाई ये तो थे इसके नेगेटिव पॉइंट। अब बात करें तीसरे सेक्शन की कि भाई इसकी माइलेज, जो कि आप मात्र सभी लोगों का बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और हर कोई जानना चाहे, अगर भाई हम 2.5 लाख की बाइक ले रहे हैं तो इसमें हमने एवरेज की मिलेगी। तो भाई देखो अभी तक 10 साढ़े 10 11,000 किलोमीटर के आसपास चलन वाली है, तो एवरेज इसकी वेरी करती रही है। 1000 1500 किलोमीटर तक इसने मेरे तक 30 की कम एवरेज दी थी, लेकिन जैसे जैसे सर्विस होती गई, अभी तक मैं बता दूं आपने इसकी 3 सर्विस हो चुकी हैं जो फ्री सर्विस हुई, और 4 इसकी फ्री सर्विस है। तो पहली सर्विस जो 1000 किलोमीटर पर हुई थी, दूसरी सर्विस 5000 किलोमीटर पर हुई थी, तीसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर पर हुई थी, तो 3 सर्विस जो 10,000 किलोमीटर वाली थी वो हो चुकी है। चौथी सर्विस अभी होगी 15,000 किलोमीटर पर, या 1.5 साल में जोन सी भी चीज़ पहले हो जाए तो वह होगी। तो अभी तक जब तक मेरी 1000 1500 चली थी तब या मेरे तक 30 से भी कम की एवरेज दे रही थी, लेकिन जैसे इसकी जो दूसरी सर्विस हुई थी जो 5000 किलोमीटर पर, उसके बाद इसकी एवरेज एकदम तो बढ़ गई 34 35, और बीच में तो एक बार या 40 तक की भी एवरेज देने लगी थी सिटी में। लेकिन जो तीसरी सर्विस हुई उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी इसकी एवरेज के चल रही है, तो सिटी की बात करूं मैं तो 35 36 34 ऐसी एवरेज है, और ऑन हाईवे अगर मैं जाऊं तो 38 39 40 ये एवरेज रहे। बाकी इसकी सारी एवरेज की वीडियो मैंने बता रखी है, हाईवे पे कितनी एवरेज टेस्ट है, सिटी में माइलेज टेस्ट के है, पहली सर्विस के बाद के माइलेज थी, दूसरी सर्विस के बाद के माइलेज थी, तीसरी सर्विस के बाद के माइलेज थी। सारे माइलेज टेस्ट की वीडियो चैनल पे गे रखी है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लियो। ऊपर आई बटन पर भी थंबनेल लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सको हो। जिसने भी माइलेज के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसमें पूरी डिटेल माइलेज दे रखी है, पूरी पेट्रोल टू पेट्रोल टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करके चैनल पे वीडियो डाल रखी है, तो वो जाके देख सको। तो ऑन एन एवरेज में बात करूं तो सिटी में 34 35 की एवरेज, हाईवे पे 39 40 की एवरेज, इसी एवरेज आओ है। बाकी अगर इसकी एवरेज 30 तक कम होती तो मैं मानता कि भाई एवरेज खराब है, बट इतनी एवरेज मेरे हिसाब से बड़ी एवरेज है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। अब भाई बात करें हैं लास्ट पॉइंट अपना कंक्लूजन का कि ओवरऑल मैं इसका मतलब एक्सपीरियंस गुड है या बैड है। तो भाई 10,500 किलोमीटर चला दी है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा गाड़ी का जो रेट है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। वहीं अगर या 2 लाख के अंदर अंदर आती ना तो बढ़िया थी, लेकिन भाई बुलेट है, रॉयल इनफील्ड का भरोसा है, तो बाइक में बात तो है, थोड़ी इसकी आई भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी ओवर प्राइस मैंने लगाया है, उसके अलावा मैं बात करूँ बाइक से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ।
बाइक में अभी तक की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक वो जो मैं था तो बता रहा था, एक छोटी सी दिक्कत अभी आ रही है इसमें पिछले एक हफ्ते से, कि भाई चलते चलते है ना, ये ऐसा जैसे लोहे तो लोहा टच हो है या मेटल तो मेटल टच हो है, तो थोड़ी सी बहुत हल्की सी आवाज इसमें आव है। ये वो हो सके जो मन था तो पहले बताई थी ना नेगेटिव में, नट बोल्ट इसके लूज वूज हो गए होंगे, तो वह हो सका अभी सर्विस सेंटर में जाके दिखाओगे तो वह ठीक हो जाएगी। मतलब बहुत माइनर सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ करे है, तो वो नट बोल्ट की हो सके। बाकी ओवरऑल मैं गाड़ी से 100% सेटिस्फाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आओ है, बाइक चलाने में बड़ा मजा आओ है, 100 पे चला लो, 120 पे चला लो। और भाई रॉयल इनफील्ड है, क्लासिक है, बुलेट है, इसका हमने टोरा तो बेरा है। तो ओवरऑल मैं बात करूं ओनरशिप रिव्यू, मैं 10 में आता है 9 इसने नंबर दूंगा गाड़ी ने, और अपना अभी तक का बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। बाकी जैसे जैसे आगे चलाते रहेंगे एक्सपीरियंस थारे साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी इसमें के मॉडिफिकेशन का काम करा रखा है, इसका माइलेज टेस्ट के था, इसका ओवरव्यू के था, सारी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बना के गे रखी है। तो हमने माइलेज टेस्ट देखना है, ओवरव्यू देखना है, तो सारी जाके चैनल पे वीडियो देख सको हो। और उम्मीद करूँ हूँ ये ओनरशिप रिव्यू हमने समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई दिया करूँ। और मिले था अगली वीडियो में, जब तक जय बाबा की, राम राम।